इस समय बाजार ये मानकर चल रहा है कि ईरान वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जमीन पर जो हालात बन रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। असल में ये टकराव लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी जियोपॉलिटिकल ताकतें शामिल हैं। यूएस और इजराइल की रणनीति पिछले कुछ समय से साफ दिख रही है, जहां उन्होंने गाजा, सीरिया और इराक जैसे क्षेत्रों में अपने विरोध को कमजोर किया है। मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। गल्फ देशों जैसे सऊदी अरेबिया ऊपर से भले पैलेस्टाइन का समर्थन करते दिखें, लेकिन आर्थिक और सैन्य रूप से वे काफी हद तक यूएस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और ऑयल से जुड़ा सिस्टम काफी हद तक अमेरिकी सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। अब इस पूरे गेम में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ईरान बचा है, जिसके साथ हिजबुल्लाह और हुथीज जैसे ग्रुप जुड़े हैं। अगर यूएस को पूरी डोमिनेंस चाहिए तो ईरान को कमजोर करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। मिडिल ईस्ट इसलिए भी इतना अहम है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला ऑयल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देता है तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर यूएस इस समय पीछे हटता है तो इससे ईरान की ताकत और इज्जत दोनों बढ़ेंगी। साथ ही दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि ईरान एक ऐसा देश है जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि उसकी सरकार और सिस्टम के अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए वो इतनी आसानी से यूएस या इजराइल के सामने झुकने वाला नहीं है। इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई आसान एग्जिट नजर नहीं आता, और यही कारण है कि बयानबाजी भी काफी अग्रेसिव हो रही है, जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना या ग्राउंड वॉर की बात करना। अगर ग्राउंड वॉर शुरू होती है तभी असली ताकत का पता चलेगा कि कौन कितना मजबूत है। अभी तक दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। एक एक्सपर्ट के अनुसार ये कॉन्फ्लिक्ट अब स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि एक नए मिडिल ईस्ट का निर्माण कर रहा है, जहां रिस्क हमेशा बना रहेगा और चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं होंगी। बाजार अभी भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है, क्योंकि ईरान फिलहाल कुछ देशों के लिए ऑयल सप्लाई रूट खुला रखे हुए है, लेकिन ये भरोसा कभी भी टूट सकता है, जिससे अचानक बड़ा झटका लग सकता है। इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा के मुताबिक इनपुट कॉस्ट पिछले कई सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी कम होने की उम्मीद भी कम हो गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वॉर दुनिया के लिए पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा स्टैगफ्लेशन शॉक बन सकता है, यानी ग्रोथ धीमी होगी और महंगाई बढ़ेगी। ये कॉम्बिनेशन इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक होता है। इंडिया पर इसका असर 4 बड़े तरीकों से पड़ सकता है। ऑयल और गैस की सप्लाई में दिक्कत, इंपोर्ट्स महंगे होना, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ना और गल्फ देशों से आने वाला रेमिटेंस कम होना। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि इंडिया की ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और रुपी सभी पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। आरबीआई के लिए भी पॉलिसी बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। एशिया के कई देशों जैसे इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पहले ही कमजोर पड़ती दिख रही है, जो ग्लोबल स्लोडाउन का संकेत देती है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करें। तो कई बार सबसे सही स्ट्रैटेजी होती है कुछ भी ना करना और पैनिक में गलत फैसले लेने से बचना। लेकिन हर क्राइसिस अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है, खासकर डिफेंस सेक्टर में, जहां टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है। जो कंपनियां इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेंगी वही आगे विनर बनेंगी। इंडिया में डिफेंस से जुड़े कुछ स्टॉक्स को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड और गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों बढ़ सकते हैं। इसके अलावा केमिकल और सिरेमिक सेक्टर में भी सिलेक्टिव मौके बन सकते हैं, जहां कमजोर कंपनियां बाहर होंगी और मजबूत प्लेयर्स को फायदा मिलेगा। अंत में एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर कभी भी अचानक विक्ट्री डिक्लेयर करके इस वॉर को खत्म किया जा सकता है, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट देखने को मिली है, जिसमें एक हफ्ते में ही करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी आई है। ये वही रिजर्व होता है जिसे देश का इमरजेंसी फंड कहा जाता है, यानी जब भी संकट आता है तो इसी पैसे से काम चलता है, इसलिए इसका कम होना चिंता बढ़ाता है। इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण हैं: विदेशी करेंसी की वैल्यू घटना, सोने की कीमतों में गिरावट और आरबीआई का दखल। जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर उसे संभालता है, लेकिन इससे रिजर्व कम हो जाता है, यानी एक तरफ रुपया बचाते हैं तो दूसरी तरफ खजाना घटता है। सोने में आई भारी गिरावट ने भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि भारत के कुल रिजर्व का लगभग 15% हिस्सा गोल्ड में है। मार्च में सोना करीब 14.5% तक गिरा, जो पिछले कई सालों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है, और इससे रिजर्व की कुल वैल्यू भी नीचे आ गई। आम आदमी के लिए इसका सीधा असर ये है कि अगर रुपया कमजोर रहता है तो पेट्रोल, गैस और आयात होने वाली चीजें महंगी हो सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी।
फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर रिजर्व लगातार गिरता रहा तो आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q4 में काफी मजबूत ग्रोथ दिखाई, जहां बैंक के कुल डिपॉजिट 22.8% बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जिससे साफ है कि बैंक में ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और फंडिंग बेस मजबूत हो रहा है। बैंक का लोन बुक यानी एडवांसेस भी तेज रफ्तार से बढ़ा है, जो 25.1% की ग्रोथ के साथ 1.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और तिमाही आधार पर भी करीब 8.7% की बढ़त दिखी, यानी बैंक का लेंडिंग बिजनेस लगातार विस्तार कर रहा है। कासा डिपॉजिट लगभग 20% बढ़कर 43,360 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन कासा रेशियो थोड़ा घटकर 28.4% रहा, यानी कम लागत वाले डिपॉजिट का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है, जो आगे बैंक के मार्जिन पर हल्का दबाव डाल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई, जहां कस्टमर डिपॉजिट 17.2% बढ़कर 2.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए और लोन बुक यानी एडवांसेस भी 20% बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रुपए हो गए, जिससे साफ है कि बैंक का बिजनेस दोनों तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। बैंक का कासा रेशियो सुधरकर 49.8% हो गया, जो पिछले साल 46.9% था, यानी कम लागत वाले डिपॉजिट में अच्छी बढ़त आई है। हालांकि ये ग्रोथ ऐसे समय में आई है जब लिक्विडिटी टाइट थी, वेस्ट एशिया संकट था और बैंक ने सेविंग अकाउंट ब्याज दर भी घटाई थी। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी स्थिति बेहतर रही, खासकर माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो फिर से सामान्य हो गया है और बाकी लोन बुक स्थिर है। साथ ही 114% LCR दिखाता है कि बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन मजबूत है और आगे ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। बंधन बैंक ने Q4 में स्टेडी ग्रोथ दिखाई, जहां बैंक के लोन्स और एडवांसेस 12.6% बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए और तिमाही आधार पर भी 6.2% की बढ़त रही, जिससे साफ है कि बैंक का लेंडिंग बिजनेस धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बैंक के टोटल डिपॉजिट्स भी 10% बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गए, लेकिन कासा ग्रोथ सिर्फ 2.8% रही और कासा रेशियो करीब 29.31% पर रहा। वहीं अच्छी बात ये रही कि रिटेल डिपॉजिट्स में मजबूत ग्रोथ आई और इनका हिस्सा बढ़कर 73% से ज्यादा हो गया, जिससे बैंक की फंडिंग क्वालिटी बेहतर हो रही है। बैंक की लिक्विडिटी और कलेक्शन दोनों मजबूत दिखे, जहां LCR करीब 131.76% रहा और कलेक्शन एफिशिएंसी 98.9% तक पहुंच गई, यानी लोन रिकवरी अच्छी है और ओवरऑल एसेट क्वालिटी पर ज्यादा दबाव नहीं दिख रहा। IDBI बैंक ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई, जहां बैंक का कुल बिजनेस 14% बढ़कर करीब 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे साफ है कि बैंक की बैलेंस शीट लगातार विस्तार कर रही है और ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। बैंक की डिपॉजिट 12% बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए और नेट एडवांस 16% बढ़कर 2.53 लाख करोड़ रुपए हो गए। वहीं कासा डिपॉजिट भी 7% बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो दिखाता है कि बैंक की फंडिंग मजबूत है और कम लागत वाले डिपॉजिट में भी स्थिर ग्रोथ बनी हुई है। सेजिलिटी इंडिया पर इस हफ्ते दो बड़े ब्रोकरेज हाउस का भरोसा देखने को मिला है, जहां स्टॉक करीब 42 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और दोनों ने बाय की सलाह दी है, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा लेवल पर इसमें अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ICICI सिक्योरिटीज ने 66 रुपए का टारगेट दिया है, यानी करीब 59% तक की संभावित तेजी, और उनका मानना है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल और हेल्थ केयर सेवाओं के बड़े अवसर, MLR, अपील्स और क्लिनिकल सर्विसेज से कंपनी की ग्रोथ मजबूत रह सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 58 रुपए का टारगेट दिया है, यानी करीब 39% अपसाइड, और उनका मानना है कि नए क्लाइंट्स, क्रॉस सेलिंग और अधिग्रहण के फायदे से कंपनी 2025 से 2028 के बीच मजबूत ग्रोथ दिखा सकती है, जिससे स्टॉक का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। जे कुमार इंफ्रा को 1184 करोड़ रुपए का बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में 10,000 लोगों की क्षमता वाला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट PWD उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है और कंपनी को इसे 24 महीनों में पूरा करना है। स्टॉक का प्रदर्शन हाल में कमजोर रहा है, जहां पिछले 6 महीनों में करीब 29% और एक साल में 32% से ज्यादा गिरावट आई है। हालांकि शेयर 457.90 रुपए पर बंद हुआ और इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद आगे इसमें हलचल देखने को मिल सकती है। ईरान में जारी जंग की वजह से दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। खासकर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई, डिमांड और कंपनियों की कमाई पर असर को लेकर साफ तस्वीर नहीं है, लेकिन इस माहौल में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां मौके बनते दिख रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर तेजी से एक बड़ा ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि सस्ते कामिकाजी ड्रोन कम लागत में बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी कारण कई देश अब अपनी रक्षा रणनीति को हाईटेक और एरियल डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
भारत सरकार ने ₹2.38 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और एआई सिस्टम्स पर जोर है। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स और जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ तेल सप्लाई में अनिश्चितता के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर भी फोकस बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप में ईवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जहां नए ईवी की पूछताछ में 28% तक का उछाल देखा गया है। भारत में भी ईवी सेक्टर तेजी पकड़ रहा है, जहां इलेक्ट्रिक कार बिक्री 56.8% और टू व्हीलर 70.9% बढ़ी है। ऐसे में आने वाले समय में ईवी पर फोकस करने वाली कंपनियों में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। HDFC बैंक ने Q4 में स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां डिपॉजिट्स करीब 15% और एडवांसेस लगभग 12% बढ़े हैं। बैंक का कुल बिजनेस साइज काफी बड़ा बना हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि ग्रोथ जारी है, भले ही गति थोड़ी कंट्रोल्ड हो। बैंक के पास जमा यानी डिपॉजिट्स और लोन दोनों में अच्छी बढ़त दिखी है, जहां टोटल डिपॉजिट्स करीब 31 लाख करोड़ रुपए और एडवांसेस करीब 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। कासा यानी सस्ता फंड भी बढ़ा है, जिससे बैंक की फंडिंग लागत बेहतर बनी रहती है। हालांकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद स्टॉक पर दबाव देखने को मिला है। साल की शुरुआत से शेयर करीब 25% गिर चुका है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस बना हुआ है। इस हफ्ते बाजार के आखिरी सत्र में संकेत थोड़े बेहतर रहे हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि अब अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे निवेश के मौके तलाशे जा सकते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कंपनियों में आगे 39% से 47% तक की संभावित तेजी देखने को मिल सकती है। अरविंद फैशंस पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और 650 रुपए का टारगेट रखा है, जबकि मौजूदा भाव करीब 440 रुपए है, यानी करीब 47% अपसाइड। कंपनी का रिटेल और ऑनलाइन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, मार्जिन सुधर रहे हैं और हाल की गिरावट के बाद वैल्यूएशन आकर्षक हो गया है। EPL पर MT ग्लोबल ने 315 रुपए का टारगेट दिया है, जो करीब 47% की संभावित तेजी दिखाता है। इंडोविडा के साथ मर्जर से कंपनी की पहुंच बढ़ेगी और ग्रोथ तेज हो सकती है। हालांकि कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से शॉर्ट टर्म में असर पड़ सकता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर 1900 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो करीब 44% तक का अपसाइड दिखाता है। कंपनी एक्सपोर्ट्स पर फोकस बढ़ा रही है और आने वाले वर्षों में तेज ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जिससे भविष्य में कमाई मजबूत हो सकती है। सेजुलिटी इंडिया पर 58 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो करीब 39% की संभावित बढ़त दिखाता है। कंपनी AI और हेल्थ केयर सर्विसेज में तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले सालों में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर, सरकार ने गैर प्रमाणित चीनी CCTV कैमरों पर सख्ती करके पूरा गेम ही बदल दिया है, जिससे विदेशी कंपनियां धीरे धीरे बाजार से बाहर हो रही हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनी आदित्य इंफोटेक को मिल सकता है, जो CP+ ब्रांड के साथ पहले से ही मजबूत पकड़ बनाए हुए है। बाजार में बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां अब इंडियन कंपनियों का हिस्सा 80% से ऊपर पहुंच गया है और CP+ अकेले 45 से 50% मार्केट शेयर तक पहुंच गई है। साथ ही CCTV इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है, जहां AI, स्मार्ट कैमरा और नेटवर्क बेस्ड सिस्टम की डिमांड बढ़ रही है, जिससे ग्रोथ के नए मौके बन रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल प्रदर्शन भी काफी मजबूत दिख रहा है, जहां रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं, जैसे चीन से जुड़े सप्लायर्स पर निर्भरता और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, लेकिन कुल मिलाकर ये कंपनी इस बदलाव की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभर सकती है। अगली खबर, दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने AI को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए घर बनाने का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में AI एक ऐसे एक्सपर्ट की तरह होता है जो आपको हर सवाल का जवाब देता है, जैसे घर का डिजाइन, खर्च और प्लानिंग क्या होनी चाहिए। यही आज के LLMs है, जो हमें गाइड करते हैं और चीज़ों को समझना आसान बनाते हैं। इसके बाद AI का अगला स्टेज आता है, जहाँ वो सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि खुद काम भी करना शुरू कर देता है। यानी अब वो डिजाइन बनाना, लागत का अनुमान लगाना और काम को व्यवस्थित करना भी कर सकता है, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ता है और इंसान पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाती है। फिर AI और आगे बढ़कर टीम की तरह काम करने लगता है, जहां अलग अलग सिस्टम मिलकर एक ही काम को पूरा करते हैं। जैसे घर बनाने में अलग अलग लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे ही AI भी अलग अलग भूमिकाओं में मिलकर काम करता है, जिससे काम ज्यादा बेहतर और कुशल तरीके से होता है। इसके बाद AGI का स्तर आता है, जहां एक ही AI इंसान की तरह हर काम कर सकता है, डिजाइन से लेकर पूरा काम खत्म करने तक। यानी उसे किसी टीम की जरूरत नहीं होती और वो पूरी तरह से सक्षम होता है, ठीक एक अनुभवी इंसान की तरह। सबसे आखिरी
आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज सुपर इंटेलिजेंस है, जहां एआई इंसानों से भी आगे निकल जाता है। ये भविष्य का अंदाजा लगा सकता है, हर फैसले को बेहतर बना सकता है और गलतियों को पहले ही रोक सकता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इंसान से भी ज्यादा समझदार हो। हालांकि इस शानदार समझ के बावजूद विजय केडिया का वित्त वर्ष 2026 में पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। बाजार में कमजोरी, वैश्विक तनाव, महंगाई और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण उनके ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, खासकर मिड और स्मॉल कैप शेयरों में, जिससे कुल रिटर्न दबाव में रहा। मार्च महीने में शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट और उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस गिरावट में मिड कैप स्टॉक्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां कई कंपनियों में भारी बिकवाली देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक अशोक लेलैंड रहा, जो मार्च में करीब 19-30% टूट गया, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। गैस और ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स पर भी दबाव दिखा, जहां गुजरात गैस करीब 23% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम करीब 23% गिरा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से मार्जिन पर असर पड़ने का डर बना रहा। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स भी कमजोर रहे, जहां केईआई इंडस्ट्रीज करीब 22% और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 22% गिरा, जिससे साफ है कि व्यापक स्तर पर बिकवाली हुई है। अन्य सेक्टर्स में भी गिरावट देखने को मिली, जहां ब्लू स्टार, रिलैक्सो फुटवेयर्स और एजिस वोपैक टर्मिनल्स जैसे स्टॉक्स 19 से 21% तक टूटे, जो बाजार में कमजोर सेंटिमेंट को दिखाता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी अछूता नहीं रहा, जहां बैंक ऑफ इंडिया और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 18 से 19% की गिरावट आई, जिससे ये साफ होता है कि मार्च में लगभग सभी सेक्टर्स पर दबाव बना रहा।